आज हम कक्षा 11 कॉमर्स वर्ग तृतीय प्रश्न पत्र व्यावसायिक एवं कार्यालय संगठन अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्यारे बच्चों, सुध हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। और वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। पहला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, व्यावसायिक संगठन क्या है? व्यावसायिक संगठन के महत्व को समझाइए। इसका उत्तर है, व्यावसायिक संगठन का अर्थ, व्यावसायिक संगठन दो शब्दों व्यवसाय एवं संगठन से मिलकर बना है। व्यवसाय शब्द का अर्थ है किसी कार्य में व्यस्त रहना तथा संगठन का अर्थ है उत्पादन के विभिन्न घटकों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना। व्यावसायिक संगठन व्यवसाय के विभिन्न साधनों में संरचनात्मक संबंध स्थापित करके उनका संचालन करना है। जब एक व्यावसायिक संस्थान में 3 संसाधनों श्रम, भूमि एवं पूंजी को धनोत्पादन के उद्देश्य से संग्रहित, संयोजित और प्रयुक्त किया जाता है, तब व्यावसायिक संगठन का निर्माण होता है। जेम्स एल लुड्डी के अनुसार व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध का मुख्य कार्य नियोजन, समन्वय और प्रेरणा प्रदान करना है, ताकि किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के कार्यों का नियंत्रण किया जा सके। दूसरा है, विलियम एच न्यूमैन के शब्दों में, व्यावसायिक संगठन का आशय किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्तियों के समूह के प्रयासों का पथ प्रदर्शन, नेतृत्व, नियंत्रण करने से है। व्यावसायिक संगठन का महत्व। व्यावसायिक संगठन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति और समस्याओं के निराकरण में सहायक है। निम्नलिखित तथ्य व्यावसायिक संगठन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, भीमकाय आकार। व्यवसाय के आकार में निरंतर वृद्धि होने के कारण उसे संयुक्त पूंजी कंपनी को अपनाना पड़ता है। इसलिए व्यावसायिक संगठन के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्ण ज्ञान होने पर ही विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सकता है। नंबर 2, विशिष्टीकरण। कोई भी कर्मचारी एक विशिष्ट कार्य में दक्षता प्राप्त कर उस कार्य को आसानी से कर सकता है। अतः व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत विशिष्ट दक्षता प्राप्त करने में मदद की जाती है। नंबर 3, नियोजित विकास। प्रत्येक कार्य को करने के लिए योजना बनाना और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कुशल संगठनकर्ता की सलाह लेकर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। अतः नियोजित विकास के लिए व्यावसायिक संगठन का ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर 4 है, वित्तीय समस्याएं। आधुनिक युग में पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से संपर्क करने के लिए एक व्यावसायिक संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 5, व्यावसायिक जोखिम। उत्पादन एवं वितरण में नए नए तरीकों के कारण उत्पादन का स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण व्यावसायिक जोखिम बढ़ गया है। जोखिम बढ़ने से हानि की संभावनाएं भी अधिक हो गई हैं। व्यावसायिक जोखिम को न्यूनतम रखने तथा व्यावसायिक अवसरों का समुचित लाभ उठाने में व्यावसायिक संगठन का अत्यधिक महत्व है। नंबर 6 है, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। देश में प्रत्येक भाग में संतुलित और नियोजित विकास आवश्यक है। अतः देश की प्रत्येक भाग में उद्योगों की स्थापना करने के लिए संगठनों के सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है,
एकाकी व्यापार से क्या आशय है? एकाकी व्यापार के लाभ और दोषों का वर्णन करें। उत्तर है एकाकी व्यापार का अर्थ। एकाकी व्यापार ऐसा व्यवसाय है जिसमें स्वामित्व एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति के अधीन होता है। यह व्यवसाय एवं व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसके लिए पूंजी स्वयं जुटाता है, व्यवसाय का प्रबंध करता है और अपने जोखिम के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। अतः एक व्यक्ति स्वयं उसका मालिक, मैनेजर, नियंत्रक और जोखिम उठाने वाला होता है। एल.एच. हेने के अनुसार एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है एवं लाभ हानि का संपूर्ण भार स्वयं ही उठाता है। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर जॉन ए. सुबिन के अनुसार एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति संगठन करता होता है, वह स्वामी होता है और व्यवसाय को अपने निजी नाम से चलाता है। एकाकी व्यापार के लाभ। एकाकी व्यापार के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थापना में सरलता। एकाकी व्यापार को प्रारंभ करने में किसी भी वैधानिक औपचारिकता की पूर्ति नहीं करनी होती, अतः इसकी स्थापना करना सरल है। नंबर 2, स्थापना में मितव्ययिता। एकाकी व्यापार में वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण बहुत कम खर्चे में व्यापार आरंभ किया जा सकता है। नंबर 3, शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यापार में स्वयं ही स्वामी होने के कारण व्यापार में किसी भी स्थिति में निर्णय लेने के लिए किसी अन्य की अनुमति नहीं होने के कारण शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। चौथा है प्रत्यक्ष प्रेरणा। एकाकी व्यापार में समस्त लाभ एवं हानि स्वामी को ही होता है, अतः वह लगन पूर्वक व उत्साह पूर्वक काम करने की प्रेरणा से प्रेरित होकर काम करता है। नंबर 5 है सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। एकल स्वामित्व होने के कारण सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होता है, जिससे समय और धन की बचत होती है। नंबर 6 है व्यक्तिगत संपर्क। एकाकी व्यापार में व्यापारी और ग्राहक एक दूसरे के निरंतर संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे से भली भांति परिचित हो जाते हैं। व्यापारी ग्राहक के सुझाव और कठिनाइयों पर व्यक्तिगत रूप में ध्यान देते हैं और उनके संपर्क में रहते हैं। पॉइंट 7 है गोपनीयता। एकाकी व्यापार का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के हाथ में होने के कारण व्यापार की गोपनीयता बनी रहती है। एकाकी व्यापार के दोष। एकाकी व्यापार के कुछ दोष भी हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीमित पूंजी। एक व्यक्ति के पास सीमित पूंजी होने के कारण उसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों व सदस्यों से वित्तीय सहायता लेनी होती है, अतः वह सीमित मात्रा में पूंजी का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से वह अपने व्यापार का विस्तार करने में असमर्थ रहता है। नंबर 2, असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार के स्वामी का दायित्व अथवा जोखिम की कोई सीमा नहीं होती। उसे अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगानी पड़ती है। हानि होने पर उसे अपनी सारी पूंजी गंवानी पड़ सकती है। नंबर 3, अनिश्चित अवधि। एकाकी व्यापार का जीवन उसके स्वामी के जीवन पर निर्भर करता है। यदि व्यवसाय की मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय का अंत हो जाता है। नंबर 4, विस्तार में कठिनाइयां। सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध योग्यता, सीमित श्रम शक्ति तथा असीमित दायित्व के कारण एकाकी व्यापार का विस्तार नहीं किया जा सकता, जिसके कारण एकल व्यवसायी बड़े आकार के उत्पादन से होने वाली बचतों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। नंबर 5, अनुपस्थिति के समय हानि। एकाकी व्यापार में व्यापारी यदि बीमार पड़ जाए अथवा
किसी विवाह में सम्मिलित होने बाहर चला जाए या किसी अन्य कारण से व्यापार बंद करना पड़े तो उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और इसकी वजह से व्यापारी के ग्राहकों के टूटने का डर भी बना रहता है। संक्षेप में, एक व्यक्ति का नियंत्रण संसार में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह एक व्यक्ति प्रत्येक कार्य का प्रबंध करने के लिए समर्थ है, परंतु व्यवसाय का आकार छोटा रखना पड़ता है। अतः व्यवसाय में एकाकी होने पर कुछ लाभ तो कुछ दोष अवश्य होंगे। अगला प्रश्न है, साझेदारी को परिभाषित कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, साझेदारी का अर्थ जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। सभी साझेदारी व्यापार का संचालन करते हैं, पूंजी लगाते हैं तथा व्यापार के लाभ को आपस में बांटते हैं। ये व्यक्ति साझेदारी कहलाते हैं। सभी साझेदारी संयुक्त रूप से अपनी योग्यता एवं कुशलता का प्रयोग साझेदारी फर्म की भांति एक अधिकतम लाभ कमाने के लिए करते हैं। डॉक्टर सुबीन के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से एक साझेदारी की स्थापना का समझौता करते हैं ताकि वह उनके व्यापार को चलाने का उत्तरदायित्व संयुक्त रूप से उठाएंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सभी द्वारा या उसमें से किसी एक के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाता है। साझेदारी की विशेषताएं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर साझेदारी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दो या अधिक व्यक्ति। साझेदारी फर्म की स्थापना कम से कम दो व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, परंतु भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारों की अधिकतम संख्या का वर्णन नहीं है, परंतु भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार यदि किसी बैंकिंग व्यवस्था में साझेदारों की संख्या 10 से अधिक है तथा अन्य व्यवसायों में 20 से अधिक है तो इन्हें एक कंपनी के रूप में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है, अन्यथा इन्हें गैर कानूनी माना जाएगा। अतः इस प्रावधान के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या साधारण व्यवसाय में 20 और बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक नहीं हो सकती। नंबर 2, अनुबंध। सभी साझेदारों के बीच आपस में लिखित अनुबंध होना जरूरी है। यह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में प्रावधान है। सभी साझेदारी कानून रूप से अनुबंध करने में सक्षम होने चाहिए, अर्थात उनमें से कोई भी दिवालिया, नाबालिग, पागल अथवा अन्य किसी रूप में अयोग्य नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कानूनी व्यापार। जिस व्यापार को करने के लिए साझेदारी का निर्णय किया गया है वह वैध, कानूनी रूप से सही होना आवश्यक है। नंबर 4, लाभों का बंटवारा। साझेदारी फर्म की स्थापना साझेदारों द्वारा मिलकर व्यापार चलाने एवं उसका लाभ आपस में बांटने के लिए होता है। नंबर 5, व्यापार का संचालन। साझेदारी व्यापार का संचालन सभी साझेदार मिलकर करते हैं। कभी कभी आपसी समझौते के अनुसार कोई एक या अधिक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की ओर से कार्य करता है। एजेंसी कानून। साझेदारी में एजेंसी अधिनियम भी लागू होता है क्योंकि प्रत्येक साझेदारी अन्य साझेदारों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट 7 है साझेदारी का अंत। किसी भी साझेदारी की मृत्यु अथवा कानूनी अयोग्यता, पागल, दिवालिया आदि होने पर साझेदारी स्वयं समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिन व्यक्तियों साझेदारों के बीच अनुबंध हुआ था वे अब नहीं रहे। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संगठन विज्ञान है अथवा कला?
बताइए। उत्तर है व्यावसायिक संगठन विज्ञान है या कला, यह निर्णय करने से पहले विज्ञान एवं कला शब्दों के अर्थ को जानना आवश्यक है। विज्ञान से तात्पर्य निरंतर अवलोकन एवं प्रयोग के द्वारा कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करना एवं विषय से संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से रखना है। कीन्स के अनुसार विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध संग्रह है जो कारण तथा परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करता है। अर्थात कला ज्ञान के क्रमबद्ध संग्रह को समस्याओं के समाधान करने हेतु किया है। यह किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग बताती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। कला से तात्पर्य किसी कार्य को उत्तम ढंग से करना है। एक व्यावसायिक संगठन हमें यह बताता है कि व्यवसाय में अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिए हम क्या करें। जो व्यावसायिक संगठनों का पालन करता है वह सफल व्यवसायी बन जाता है। अतः व्यावसायिक संगठन कला एवं विज्ञान दोनों भी है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान का संग्रह करके कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। उत्पादन संगठन, वितरण संगठन, वित्त व्यवस्था से संबंधित अनेक सिद्धांत एवं नियम व्यवसाय के कुशल संचालन में सहायक हैं। व्यावसायिक संगठन में विज्ञान की भांति प्रतिपादित सिद्धांत इतने सत्य नहीं होते जितने विज्ञान में होते हैं। इसके नियमों की तुलना अर्थशास्त्र के नियमों से की जा सकती है। व्यावसायिक क्रियाओं का संबंध मानवीय क्रियाओं से है। मनुष्य के व्यवहार का सही प्रकार से अध्ययन व अवलोकन नहीं किया जा सकता जितना कि प्राकृतिक पदार्थ का। अतः व्यावसायिक संगठन को एक व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान कहना उचित है। 3 प्रश्न 8-8 अंक के आते हैं और सब 2-2 अंक के आते हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर। नंबर 1, सार्वजनिक कंपनी में 7 सदस्य का होना जरूरी है, लेकिन निजी कंपनी में 2 सदस्यों का होना जरूरी है। नंबर 2, सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। निजी कंपनी में अधिकतम संख्या 50 है। नंबर 3 है सार्वजनिक कंपनी अंशों का हस्तांतरण संभव है। निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया जाता है। नंबर 4, सार्वजनिक कंपनी में जनता को अंशों एवं ऋण पत्रों के लिए आमंत्रित करती है। निजी कंपनी में जनता के आमंत्रण पर अंतर नियम प्रतिबंध लगाते हैं। नंबर 5, सार्वजनिक कंपनी वैधानिक सभा का करना जरूरी है। निजी कंपनी वैधानिक सभा करना जरूरी नहीं है। नंबर 6, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने जरूरी हैं। निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने जरूरी हैं। नंबर 7, सार्वजनिक कंपनी में 2/3 संचालक पारी से अवकाश ग्रहण करते हैं। निजी कंपनी में अवकाश ग्रहण करना जरूरी नहीं है। नंबर 8, सार्वजनिक कंपनी में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होता है। निजी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होता है। अगला प्रश्न है संचालक कौन बन सकता है, उसकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान लिखिए। उत्तर है संचालक का अर्थ कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और प्रत्येक अंशधारी कंपनी के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकता तथा कंपनी का संचालन कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा किया जाता है। अतः कंपनी में अंशधारियों की बड़ी संख्या के द्वारा कंपनी के संचालन के लिए चुने हुए व्यक्ति को संचालक कहते हैं। संचालक की नियुक्ति केवल व्यक्ति ही संचालक के पद पर कार्य कर सकते हैं, कोई समामेलित संख्या फर्म अथवा संघ नहीं। संचालकों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं।
नंबर 1, प्रथम संचालकों की नियुक्ति। इसकी नियुक्ति प्रवर्तकों के द्वारा की जाती है। कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियमों पर इनके सहमत के हस्ताक्षर होते हैं। यदि अंतर नियम में नाम न लिखे हों तो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति प्रथम साधारण सभा के अंत तक कार्य करते हैं। नंबर 2, कंपनी की साधारण सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति। प्रथम संचालकों की नियुक्ति प्रथम साधारण सभा के अंत तक होती है, अतः प्रत्येक साधारण सभा में रिटायर्ड संचालकों के स्थान पर उनकी पुनर्नियुक्ति या नई नियुक्ति अंशधारियों की साधारण सभा में की जाती है। 1/3 संचालक बारी बारी से रिटायर होते जाते हैं। नंबर 3, संचालक मंडल द्वारा। धारा 262 के अनुसार किसी संचालक के मरने, दिवालिया अथवा त्यागपत्र देने के कारण हुए रिक्त स्थान पर संचालक मंडल संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। नंबर 4, अन्य पक्षों द्वारा। कंपनी के ऋणदाता, बैंकिंग एवं वित्तीय निगम आदि कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं तो उन्हें भी संचालक बनाया जा सकता है। केंद्रीय सरकार के द्वारा भी अधिक से अधिक 2 संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। नंबर 5, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। अल्पमत मताधिकारियों को सार्वजनिक तथा उनकी निजी सहायक कंपनी 2/3 संचालकों की नियुक्ति आनुपातिक आधार पर कर सकती है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय और पेशे में क्या अंतर है, बताइए। उत्तर है, व्यवसाय और पेशे में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, न्यूनतम योग्यता। एक व्यवसाय के लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, परंतु पेशे के लिए उसे पेशे से संबंधित न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए वकील के लिए LLB का होना आवश्यक है। नंबर 2, विशिष्ट ज्ञान। व्यवसाय की सफलता उसकी प्रबंध की कुशलता पर निर्भर है, परंतु पेशेवर के लिए यह विषय में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। नंबर 3, व्यक्ति का संबंध। व्यवसाय प्रत्येक ग्राहक से व्यक्तिगत संबंध नहीं रखता, परंतु पेशेवर को अपने प्रत्येक ग्राहक से व्यक्तिगत संबंध रखना होता है। अगला प्रश्न है, एकाकी व्यापार की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर है, एकाकी व्यापार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थापना में सरलता। एकाकी व्यापार को प्रारंभ करने में किसी भी वैधानिक औपचारिकता की पूर्ति नहीं करनी होती, अतः इसकी स्थापना करना सरल है। नंबर 2, शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यापार में स्वयं ही स्वामी होने के कारण व्यापार में किसी भी स्थिति में निर्णय शीघ्र लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, साझेदारी की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी का अर्थ उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जो निजी लाभ के उद्देश्य से किसी व्यापार को मिलजुल कर चलाने के लिए सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न है, असीमित दायित्व से क्या आशय है। उत्तर है, असीमित दायित्व से आशय प्रत्येक साझेदारी की बाहरी व्यक्तियों के ऋणों के प्रति अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से असीमित दायित्व है, अर्थात बाहरी व्यक्ति किसी भी साझेदारी से अपनी ऋण की वसूली उसके फर्म में हिस्से के अलावा व्यक्तिगत संपत्ति से कर सकता है। अगला प्रश्न है, कंपनी का क्या अर्थ है। उत्तर है, कंपनी का अर्थ। कंपनी लैटिन शब्द काम से लिया गया है जिसका अर्थ है एक साथ। प्रारंभ में कंपनी ऐसे व्यक्तियों के संघ को कहा जाता था जो अपना खाना साथ साथ खाते थे और खाने पर व्यवसाय की बातें भी होती थी। आजकल कंपनियों का आशय ऐसे संघ से हो गया है जिसमें संयुक्त पूंजी होती है। अगला प्रश्न है, निजी कंपनी की विशेषताओं को बताइए। उत्तर है, निजी कंपनी की विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1, साझेदारी तथा कंपनी दोनों को लाभ। नंबर 2, सीमित दायित्व। नंबर 3, सरल स्थापना और नंबर 4, गोपनीयता।
अगला प्रश्न है, प्रविवरण क्या है? उत्तर है, एक निजी कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, परंतु एक सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने से पहले पूंजी एकत्र करनी होती है। यह पूंजी या तो निजी साधनों से अथवा जनता से एकत्र की जाती है। जनता से पूंजी एकत्र करने से पहले एक पत्र जारी किया जाता है जिसे प्रविवरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पार्षद सीमा नियम क्या होता है? उत्तर है, पार्षद सीमा नियम का आशय ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो इस अधिनियम या पूर्व के अधिनियम के अधीन बनाया गया मूल पत्र है। अगला प्रश्न है, कंपनी के पार्षद अंतर नियम से क्या आशय है? उत्तर है, कंपनी के अतिरिक्त प्रबंध के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें पार्षद अंतर नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रविवरण के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर है, प्रविवरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, जनता को अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिए निमंत्रण देना। नंबर 2, शर्तों एवं नियमों की जानकारी देना जिनके अधीन अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन होना है। नंबर 3, संचालकों द्वारा यह घोषणा कि तथ्य सही है और वे उसका उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है, आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, व्यवसाय। नंबर 2, पेशा। नंबर 3, नौकरी। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संगठन के 4 महत्व बताइए। उत्तर है, व्यावसायिक संगठन के 4 महत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, भीमकाय आकार। नंबर 2, विशिष्टीकरण। नंबर 3, नियोजित विकास और नंबर 4, वित्तीय समस्याएं। अगला प्रश्न है, प्रविवरण पत्र क्यों बनाया जाता है? उत्तर है, प्रविवरण पत्र जनता को अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिए निमंत्रण देने के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साझेदारी का समापन किन दशाओं में हो सकता है? उत्तर है, साझेदारी का समापन निम्नलिखित दशाओं में हो सकता है। नंबर 1, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। नंबर 2, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर। नंबर 3, किसी साझेदार द्वारा फर्म छोड़ने पर। और नंबर 4, किसी साझेदार द्वारा व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाए जाने पर। अगला प्रश्न है, साझेदारी फर्म के रजिस्ट्रेशन के 2 लाभ बताइए। उत्तर है, साझेदारी फर्म के रजिस्ट्रेशन के 2 लाभ निम्नवत हैं। नंबर 1, साझेदारों को लाभ। फर्म का पंजीकरण कराने के पश्चात कोई भी साझेदार फर्म के विरुद्ध या अन्य साझेदारों के विरुद्ध अपने हितों की रक्षा करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। नंबर 2, साझेदारी की मृत्यु होने पर यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी फर्म से मृतक साझेदारी के हिस्से की राशि प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है, एकाकी व्यापार के 3 दोष लिखिए। उत्तर है, एकाकी व्यापार के 3 दोष निम्नवत हैं। नंबर 1, सीमित पूंजी। एक व्यक्ति के पास सीमित पूंजी होने के कारण उसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों व सदस्यों से वित्तीय सहायता लेनी होती है, अतः वह सीमित मात्रा में पूंजी का प्रयोग करता है जिसकी वजह से वह अपने व्यापार का विस्तार करने में असमर्थ रहता है। नंबर 2, असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार के स्वामी का दायित्व अथवा जोखिम की कोई सीमा नहीं होती। उसे अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगानी पड़ती है। हानि होने पर उसे अपनी सारी पूंजी गंवानी पड़ सकती है। नंबर 3, अनिश्चित अवधि। एकाकी व्यापार का जीवन उसके स्वामी के जीवन पर निर्भर करता है। यदि व्यवसाय की मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय का अंत हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में एकाकी व्यापार क्यों अधिक लोकप्रिय है? उत्तर है, भारत में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां एकाकी व्यापार को बनाए रखने में सहायक हैं।
निम्नलिखित कारणों ने भारत में एकल स्वामित्व को बनाए रखा है। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 संतुलित अर्थव्यवस्था, नंबर 3 कम पूंजी, नंबर 4 व्यापक बेकारी और नंबर 5 विस्तृत क्षेत्र। अगला प्रश्न है स्थानापन्न प्रविवरण कब जारी किया जाता है? उत्तर है स्थानापन्न प्रविवरण निम्नलिखित दशा में जारी किया जाता है। नंबर 1 एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उसे अंशों का जनता में निर्गमन करना नहीं होता है। नंबर 2 जब अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी में अपने निर्माण पर विवरण पत्रिका का निर्गमन न किया गया हो और यदि किया है तो अंशों का आवंटन न किया हो।